हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का मैथ्स पेपर सॉल्व करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, पिछले ही दिन शाम में लगभग 5 बजे के आसपास आपका सीजीएल टीयर 1 का जो आंसर की थी वो जारी कर दिया गया था। तो आज मैं सीजीएल टीयर 1 जो पेपर आपका 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जो भी मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो में। क्वेश्चंस बाईलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे और बाईलिंगुअल बनाने के चक्कर में ही मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि वैसे पीपीटी रेडी करने में थोड़ा टाइम लगता है, डबल काम करना पड़ता है। जो हम हिंदी या इंग्लिश में केवल एक बार में कर सकते हैं वो बाईलिंगुअल में 2 बार हमें करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आईसीएआर का टाइप वाइज सोल्यूशन कर रहा हूँ। आईसीएआर का जो री एग्जाम हुआ था आपका जुलाई 2023 में टेक्नीशियन का, उसका मैं चैप्टर वाइज मैथ सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सीएचएसएल जो आपका 2022 टीयर 1 का है और टीयर 2 दोनों ही मैंने सॉल्व कर रखा है। टीयर 1 आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा मैथ्स का, और जो टीयर 2 है वो आपको एक ही शिफ्ट था तो शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। जरूर से जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। इसके अलावा आपको जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का पेपर है, ठीक है, जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 वाला पेपर है, इसका भी आपका मैथ्स का सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी हमारी सभी वीडियो, और आपको हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जो कर लो आप, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ऑलरेडी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शेयर कर चुका हूं कंपाइलेशन। आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संधू कुमार पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर भी करना इसे, ठीक है। बाकी और किसी काम के लिए आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ angle C is equal to angle Z and AC is equal to XZ, then which of the following condition is necessary for triangle ABC and XYZ to be congruent? दोनों congruent होने के लिए देखो, पहले तो C जो है वो Z के बराबर है। अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ ही कर दूं, लेट से दिस इज ABC and the second triangle is XY and Z, we have given that angle C is equal to Z, C is equal to Z, राइट। एक एंगल सेम हो गया। अच्छा, एक आपका साइड सेम है, AC इज इक्वल टू एक्स जेड। अब तीसरा क्या चीज सेम होना चाहिए? देखो हमेशा ये चीज याद रखना, ये कॉन्ग्रुएंट की बात पूछ रहा है। अगर सिमिलरिटी भी होती तो भी, अगर मान लो एक साइड सेम है एक एंगल सेम है तो डेफिनेटली, अब देखो ये एंगल कौन सा सेम होना चाहिए? एंगल वही सेम होना चाहिए जिसके दोनों साइड के या फिर दोनों तरफ के साइड सेम हो। यानी कि अगर मैं कह दूं कि देखो AC जो है वो एक्स जेड के बराबर है और एंगल C बराबर है, और आप कह लो कि अब देखो अब AB जो है वो XY के बराबर है, यानी कि इसको अगर इसके बराबर दे दिया होता तो हम बोलते कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एंगल C दिया है तो इसके जो आसन भुजाएं हैं, ठीक है, यानी कि AC और BC जिसके द्वारा ये एंगल बन रहा है C, ठीक है, तो C के अगल बगल की भुजाएं जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर मान लो आपको बोला जाता है कि एंगल B सेम है, तो B सेम होने के केस में ये कॉन्ग्रुएंट कब होता? जब AB और BC साइड सेम होता। तो यहाँ पर C को सेम दिया है तो एक तो AC सेम होना चाहिए XYZ के, और दूसरा BC सेम होना चाहिए YZ के। तो पहला ऑप्शन जो है वो अपना सही है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -1? तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेना है आपको इसमें। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छा है, वरना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। और अगर डायरेक्ट पुट करने का मन नहीं है तो इसमें से कॉमन ले लो। जैसे मान लो मैंने x² कॉमन ले लिया तो ये 3x बच गया और प्लस का 5y। यहाँ पर मैंने y² कॉमन ले लिया तो ये बच गया 12x और प्लस का 7y, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, x² यानी 4 का स्क्वायर 16, 3x यानी 4 तिया -12 और माइनस का 5, और प्लस y² यानी कि 1 और इंटू का 12x यानी कि 12 चौके -48 और -7, यही बनेगा। अब ये 12 और 5 17, 17 गुणा में 16 बन गया, 16 गुणा में 17, माइनस का है ये, और ये नेगेटिव बनेगा आपका 8 7 15 यानी कि 55।
तो ये होगा 7 छक्के 42, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आएगा 5। तो दोनों ऐड करोगे तो जो यूनिट डिजिट मिल रहा है वो 7 मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 सही है। यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लिया हमने, जल्दी ही सॉल्व हो गया। कॉस दिया है tan स्क्वायर सेक स्क्वायर कोई भी निकाल सकता है। tan स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और इंटू का ये कॉस स्क्वायर एक बार अलग ही लिखा है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जब कॉस दिया है तो आप साइन कैसे निकालोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 3/4। तो ये 4 में से 3 गया, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर निकालना है तो ये रूट नहीं आएगा, ठीक है, चूंकि ये स्क्वायर में बच रहा है साइन स्क्वायर, तो रूट आएगा ही नहीं, तो 1/4 ही आंसर हो जाएगा। वैसे भी साइन 1/2 आ रहा था, फिर स्क्वायर करते 1/4 आ जाता। फोर्थ जो है आपके पास, ये कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल दिस रुपीज एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 रुपीज डज इन 4 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि 10,000 4% के दर से कितने समय में उतना ही रेट उतना ही इंटरेस्ट देगा, बताओ। अब ये मान लो 4% ले रहा है, देखो 1% होता तो 100 रुपये बनता, 4% का मतलब 400, ठीक है। अब 400 कितना समय आप लगाओगे इसमें कि जो 8,000 दे रहा है 5% के हिसाब से 4 सालों में उतना ही इंटरेस्ट मिले। 5% के हिसाब से 4 साल यानी कि 5 चौके 20%, तो 8,000 का जो 20% होगा वो 1,600 रुपये होगा। तो यहाँ से 4 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू 4 आएगी, या फिर आप डायरेक्ट रेशियो भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis starting with A, यानी कि पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन B काम करेगा, फिर तीसरे दिन A, फिर चौथे दिन B, ऐसे काम करना है। अब ये कह रहा है कि दोनों इसी पैटर्न पे 5 दिन तक काम कर देते हैं, देन A leaves the work, और 5 दिन बाद A काम छोड़ देता है। अब B को अकेले बचे हुए काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मान लो मैंने बोला कि ये A है भाई, ये B है। ए 25 दिन में काम कर सकता है, बी 30 दिन में, तो दोनों की अगर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना ले लें हम, 25 चौके 100, देखो 25 और एक बार 5 3 25 15 150 ले लेते हैं हम, ठीक है। 150 का मतलब इसका एफिशिएंसी 6 आ गया ए का, और बी का एफिशिएंसी 5 आ गया। अब अगर एक दिन ए और एक दिन बी काम करेंगे तो 2 दिनों में ये 6 और 5 11 यूनिट का काम कर देंगे। कितने दिनों में दोस्तों, 2 दिनों में। अब 5 दिनों तक ये ऐसे काम करते हैं। देखो 5 दिन का मतलब, मैं अगर ये 2 दिन का काम है तो अगर मैं 4 दिन का काम देखूं तो ये डबल हो रहा है, ये भी डबल हो जाएगा, यानी 22 यूनिट का काम 4 दिन में होगा। फिर 5वां दिन ए जाएगा काम करने, तो 5th डे जो होगा, 5th डे ए काम करेगा, तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28 यूनिट का काम हो गया 5 दिनों में। अब 150 में से अगर 28 यूनिट का काम हो गया तो रह कितना गया, तो आप बोलोगे दोस्तों 10 में से 8 माइनस करोगे 2, और 14 में से 2 माइनस करोगे तो 12, 122 यूनिट का काम रह गया। अब सवाल ये है कि ये जो 122 यूनिट का काम बच गया है, ये अकेले भी कितने दिन में करेगा। तो टाइम जो होता है दोस्तों, दिस इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना है, 122 यूनिट का एफिशिएंसी किसकी लगेगी, बी की, क्योंकि बी काम करेगा। तो 122/5 अगर आप डिवाइड करोगे तो 24 बचे 120 होता है, 24 2/5 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर्स दिया गया है, ये प्रोपोर्शन में है, तो y की वैल्यू बतानी है। अब देखो, जो प्रोडक्ट इनका है वही प्रोडक्ट इनका होगा, तो ये 17 सत्ते नहीं, 17 से कट ही नहीं रहा है, तो हम लिख लेते हैं। देखो ये हो गया 13 इंटू वाई, और ये बराबर हो गया 17 गुना में 117। तो ये 13 से 9 बार में कट जाएगा, ये 13 से 3 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो y की वैल्यू 17×51, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर एंड कम्स बैक to the starting point at 75 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी, यानी कि पूरी जर्नी में उसकी औसत चाल क्या रही होगी। अब सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो अगर मैं लिखने जाऊं तो आप देखोगे कि पहले डिस्टेंस चला है वो 120, ठीक है, और फिर चला वो 100, यानी कि 220 तो ऐसे चला, और फिर अगर 220 चल के गया है तो 220 चल के फिर वापस भी आ गया, यानी कि ओवरऑल 440 किलोमीटर का दूरी चल दिया।
और अपॉन टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे, देखो पहला 120 किलोमीटर चला है 80 की रफ्तार से, तो 120 बटा 80 कितना होगा, 20 से काटोगे या 40 से काट दो, 40 दिया और 40 दूना, ये 3/2 हो गया। और प्लस प्लस अगला फिर 100 किलोमीटर चला है 40 की रफ्तार से, तो आप लिखोगे 100/40, तो ये 4 से 25 होगा 100, या एक ही बार आप काट लो 20 से, 20 दूना 40 और 20 25 100, तो ये 5/2 आ गया। फिर उसके बाद 220, ठीक है, इसका आधा चला है 75 की रफ्तार से, तो 5 से काटेंगे 15 पीछे 75 और 44 बचे 200, तो ये हो गया आपका 44/15। तो अब इसको देखो, ये 440 हो गया डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम जो आएगा वो 30 आ जाएगा, तो ये 5 और 3 8 15 अट्ठे 120, तो यही हो जाएगा, ये 120 लिखा गया है, और 44 दूना हो गया 88, तो ये आ गया आपका 440 और बटा 208 और गुणा में 30, इसको काटोगे तो 4 से या 8 से काट देते हैं एक ही बार, 8 25 40 और 8 25 40, और ये 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16 8 छक्के 48, ठीक है, तो ये 13 दूना 26 और ये 15 दूना 30, तो 15 पीछे 75 और 15 पचे 75 और 7 82 और बटा 93, तो ये 13 छक्के 78 आ जाएगा, 6 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। फिर बच गया आपके पास 4 और 5, तो 13 तिया 39, 6 और 3 से स्टार्ट होगा यानी तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं 25% का लाभ लेने के लिए 19-20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है, तो सकल यानी कि आपका यहाँ पर ये कह रहा है, सकल का मतलब हुआ ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, ग्रॉस यानी कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ब्लैंक वाला वो। अच्छा देखिए, पहले एक चीज आप समझ लो यहाँ पर कि ग्रॉस और टोटल क्या है। जैसे मान लो सैलरी की ही अगर हम बात करें तो एक होती है टोटल सैलरी, एक ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जो होती है ग्रॉस वाली, इसका मतलब होता है विदाउट एनी डिडक्शन। जैसे मान लो मेरी सैलरी बन गई 75,000, ठीक है, ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से इनकम टैक्स या फिर जो भी जैसे एनपीएस वगैरह कटता है, तो डिडक्शन करने के बाद जो मेरी सैलरी बची इन हैंड वो मान लो बच गई 70 के, तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेरा टोटल सैलरी हुआ या फिर इन हैंड, और ग्रॉस जो था वो था ये वाला, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखो, इसका मतलब कि ग्रॉस हमेशा टोटल से ज़्यादा रहेगा, यही बात है। देखो इसमें भी वही चीज़ दिखाया गया है। अब अगर हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें ग्रॉस को 25% बढ़ाना होगा। तो ग्रॉस है 6500, इसको 25% बढ़ाओगे तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये 5 पचे 25 और 6 पचे 30 और 2 32, इस पर इस 4 से 2 जीरो को काट दोगे तो 25 चौके 100, इतना गुणा में 25 आएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा यही आंसर होगा, तो इजी होगा। यहाँ पर देखो लास्ट में जीरो नहीं आएगा, ये बात तो फिक्स ही है। 5 पचे 25, यूनिट डिजिट 5 बनेगा जो कि ऑप्शन सेकंड में है, इसमें जीरो है, ये सब होगा नहीं, यहीं से इजी हो गया। अगर नहीं होता तो डीएस लगा लेते। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 7b minus 1/4b is 7 and we have to find 16b square plus 1/49b square। अब ये ध्यान रख लो कि अगर ये वैल्यू हमें निकालना है तो डेफिनेटली हमें ये चीज पता होना चाहिए 4b plus 1/7b की वैल्यू। अगर ये पता रहे तभी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, इस वाले वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं 4/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 4/7 से लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करूँगा 7b और -1/4b को, और राइट साइड भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4/7 से। अब इससे होगा क्या कि जब 4/7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ देखो 7 से 7 कैंसिल होगा, 4b बचेगा, और माइनस ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये 1/7b बच जाएगा, और राइट साइड में आपको गिवन है। अब ये चीज़ देखो पता है तो भी हम ये निकाल सकते हैं, अगर ये नेगेटिव में मालूम हो तो भी निकाल सकते हैं, और इधर आपका बच गया 4। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 4 चौका 16b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1/49 और बी स्क्वायर, और -2ab तो 2। ए के जगह पर आप ये लिखोगे, बी के जगह पर ये लिखोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, बस 4/7 रह जाएगा, और राइट साइड में 4 का स्क्वायर 16। अब बस ये इधर चला जाएगा तो आपका आंसर बचेगा 16b स्क्वायर और प्लस 1/49b स्क्वायर, और इधर आ गया आपका 8, 4 दूना 8, तो ये 16 और प्लस 8/7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 और 1 17, 1/7, 17 7 119 और 1 120/7, ठीक है। अगला सवाल है, आपको साइन a + b 1 दिया गया है, यानी कि a + b 90 हो गया, क्योंकि 90 पे 1 होता है।
कॉस में 1/2 दिया है तो a माइनस बी, कॉस में 1/2 होता है 60 पे, तो ये 60 हो गया। अब a का मान बताना है तो दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, तो a का मान 9 6 15, 150 का आधा हो गया 75। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली। अब देखो पहले टाइम बताना है तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस हो गया ट्रेन की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी कि 1800 मीटर, और अपॉन जो स्पीड है दैट इज़ 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये मीटर पर सेकंड बन जाए। 18 से ये 6 बार में कट जाएगा, 6 से ये 300 बार में, और 5 से ये 5 6 30 60 बार में, तो 60 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। देखो ये कह रहा है कि अंकित मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक का होने का मतलब कि 4 अगर सीपी अगर 4 है तो एमपी कितना बना दिया गया, 5 बना दिया गया। अब कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो 5 को हमें 4 में ही बेचना पड़ेगा, यानी कि 1 का हमें कम करना पड़ेगा 5 पे। 1/5 कितना होता है, 20% होता है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला किसी काम को 10 15 और 30 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। अकेले अकेले मिलकर एक साथ अगर ये काम करें सभी लोग तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी पहले ले लो। देखो पुरुष, बॉय और महिला, एम लिख लेते हैं, ये 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी जो एफिशिएंसी बनेगी, मान लो टोटल वर्क अगर 30 यूनिट है तो पुरुष का 3, लड़के का 2 और महिला का 1, यही एफिशिएंसी बनेगा। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलके अगर काम करने लगे, अब 30 यूनिट का काम अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 काम तो एक दिन में करेंगे, तो 30 करने में 5 डेज इनको लग जाएंगे, मीन्स ऑप्शन थर्ड। देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब तो करें ही करें, इसके अलावा आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। देखो ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 265 को लिख सकते हैं 266 माइनस 1 टू द पावर 4081 और प्लस 9 अपॉन 266। अब जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो रिमाइंडर बचने से रहा। अब जब -1 बाई इतना बचा तो -1 का पावर इवन ऑड, तो ये -1 ही बनेगा, तो -1 प्लस 9 अपॉन 266। 9 में से 1 को माइनस करो तो 8/266, तो जो ऊपर वाला वैल्यू बचा वही रिमाइंडर है आपका, मीन्स 8 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर, ये सब गिवन है, ये पूछ रहा है, तो बस इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, जिसके जगह पर मैं 90 रख रहा हूँ, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा, जिसके जगह पर मैं के रख रहा हूँ। राइट साइड में 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, अब 90 को इधर ले जाके माइनस कर दो तो 2k की वैल्यू देखो 6 आ जाएगा, और 25 में से 9 जाएगा तो 16। ठीक है, तो 2 से इसको काटोगे तो k की वैल्यू आ गया 8 और 3। थर्ड ऑप्शन। देखो फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, दोनों साइड स्क्वायर करते तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट को पेशकश करता है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहले बाई 3 एंड गेट 4 फ्री, यानी 3 खरीदिए और 4 फ्री पाइए, 5 खरीदिए और 6 फ्री पाइए। इस दोनों में से बताना है कि कौन फायदेमंद है, किसके लिए किसमें छूट प्रतिशत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट जो है किसमें ज्यादा है। अच्छा, पहले में 3 खरीदना है और 4 फ्री मिल रहा है, तो 4 फ्री मिल गया 7 पर, 1/7 कितना होता है 14:2/7%। ठीक है, तो 4/7 हो जाएगा, तो 14 चौके 56 और 8/7 या फिर 57 1/7, इतना परसेंट आपको मिला। ठीक है, अच्छा देखो इसमें 6 फ्री मिल रहा है, 5 और 6 11 खरीदने पर, तो 1/11 कितना होता है आपका 9.09, यही होता है। तो 9 छक्के ये हो गया 54 पॉइंट और 9 छक्के 54, तो ये 54.54 ही आ रहा है, ये 57 आ रहा है, तो 57 डेफिनेटली ज्यादा है, तो फर्स्ट वाला जो है यानी कि ए वाला वही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20%, दिस इज 20% मार्क्स इन एग्रीगेटेड। ठीक है, अच्छा एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 20% कम किस में मिला है ये बताना है। तालिका के अनुसार 20% से कम
प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? 20% से कम। देखो 50 में से अंक जोड़ा गया है, तो अगर आप 100 में से लगा लो तो वो परसेंटेज हो जाएगा, यानी सबको डबल मान लेते हैं हम। ठीक है, तो 9 को 18 मान लोगे, 4 को मानोगे 8, 7 को मानोगे आप 14, ठीक है, 32 को मान लोगे 64, और 21 को मान लोगे 42, और 27 को मान लोगे 54। ऐसे ही सबको देखना है, ये पहले से ही ज्यादा है। अब 1 मिनट, मैं थोड़ा गलत समझ गया यहाँ पर। एक्चुअली में वो नंबर है जिसको मैं मार्क्स जोड़ रहा हूँ। देखो ये नंबर है स्टूडेंट्स का, दिस आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ये वाला है मार्क्स आपका, दिस इज एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर देखो 13 स्टूडेंट्स की साथ है, डबल करोगे तो 14% इनका आ रहा है, ये 27 तो 20 से ज्यादा हो गया, ये 20 से ज्यादा है, ये भी 20 से ज्यादा है। तो ये जो 14% है यही 20% से कम है, और इनका नंबर कितना है? 9 और 4 13। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं कंप्लीट कर सकती हैं 18 दिन में। इन हाउ मैनी डेज 5 men एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि 5 आदमी और 8 महिलाएं काम करें। तो देखो 8 आदमी जो है 45 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, 8 आदमी जो है 8 men 45 डेज में, और 8 वीमेन जो हैं ये कर रही हैं 18 डेज में। तो अगर आप यहाँ से इनका मेन और वीमेन का अगर निकालोगे एफिशिएंसी का रेशियो, तो कुछ कटने लायक है 2 से 9 बार में, और ये 5 से 9 बार में, 8 से 8 कट गया, तो 2/5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, लेकिन एक महिला 5 यूनिट काम कर सकती है इसका। अब यहाँ पर देखो 5 पुरुष और 8 महिलाएं, काम क्या है? तो कहीं पर भी आप वैल्यू रख लो, जैसे 2 मैं m के जगह पर 2 पुट कर दूं तो 8 इंटू 2 इंटू 45, ये टोटल वर्क हो गया। और ये काम कराना किससे है? 5 पुरुष और 8 महिलाएं से। 5 पुरुष करेंगे तो 5 दूना 10 की एफिशिएंसी लग जाएगी, 8 महिलाएं 8 पचे 40, तो 40 और 10 50 की एफिशिएंसी हो गई। तो ये 9 पचे 45 और 10 पचे 50, और ये 2 पचे 10, यानी कि 8 निमे 72 और बटा 5, तो ये 14 पचे 70 और 2/5, 14:2/7 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए बी का 95% है, ए जो है ये बी का 95% है, तो ये कह रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत हुआ। तो यहां से देखो अगर ए बाई बी मैं निकालता हूं, ए बाई बी, तो ये आ जाएगा 19 और बटा 20। अब देखो बी जो है यानी कि 20 जो है ये 19 का कितना प्रतिशत हुआ ये बताना है, गुना में 100। तो देखोगे आपकी ये हो गया दोस्तों 2000 और बटा 19, तो ये 19 से काटोगे 19 एक बार में, एक जीरो, फिर जीरो लग जाएगा, फिर जीरो, 19 पचे 95, 105 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन, दो धाविकाएं हैं, धाविकाएं यानी कि दौड़ने वाला रनर्स, सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 की रफ्तार से 200 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है, कितने समय बाद वो मिल जाएंगे ये बताना है। टाइम आपको बताना है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है कि 200 मीटर का है, स्पीड देखो जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, एंड डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 18, यानी कि 8 और 6 14, 6 है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, किसके लिए? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। अब देखो ये 6 से 6 तियां 18, 5 से 40 बचे 240 तियां 120, मीन्स ऑप्शन 4 इज द आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सॉरी नॉट फिगर, PAB is a secant and PT is a tangent to the circle from point P. If PT is 8, देखो P से T तक 8 दिया है, मैं डायग्राम ही बना देता हूं आपको जिससे कि सारी बातें क्लियर हो। ठीक है, अब ये T है, ये P है, ये A है और ये B है। आपको PT 8 दे रखा है, PA 6 दे रखा है, ठीक है, और AB दे रखा है, x हमें x बताना है। आपको फॉर्मूला पता होगा इस केस में, PT स्क्वायर जो बनता है, PT स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, ये बनेगा PA यानी कि 6 इंटू PB यानी कि 6 और प्लस का x। फॉर्मूला याद रखना, PT स्क्वायर दिस इज इक्वल टू PA इंटू PB। कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट होने से रहा ये, तो चलो 64/6 आ गया, इसका मतलब कि 32/3 आ गया, और माइनस का 6, यही x की वैल्यू होगी। तो देखो अब 6 तियां 18, तो 12 में से 8 गया 4, 14 और बटा 3, तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 और 6 हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ऐसा कुछ केस है, देखो
दोनों का रेडियस दिया हुआ है आपको, बड़े वाले में रेडियस है 10, छोटे वाले में रेडियस कितना है 6। ये लेंथ अगर x है तो x तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ट्रिपलेट आपको पता होगा। देखो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट पता होगा, 3 का डबल है 6, 5 का डबल है 10, तो ये 4 का डबल 8 हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 और पूरा 16 आ गया, 16 इज द आंसर। आई होप कि आप समझ गए होगे तो कमेंट करके बताना और लाइक तो करना ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? तो 6 टू द पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ एक बार 6 बच जाएगा, यहाँ 6 दो बार बचेगा यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 6 3 बार बचेगा यानी कि 216। तो ये 6 के पावर 25, इसको जोड़ लो, 6 और एक 7, ठीक है। अगर 4 ही इसमें जोड़े तो ये 40 बन जाएगा, यानी कि 56 और 3 59, 259 बन गया ये। तो 259 से कटेगा, ऑप्शन सेकंड आंसर राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन दिस इक्वल टू 1। देखो पहले मैं लिखता हूँ साफ सुथरा शब्दों में, 3 साइन माइनस का कॉस अपॉन कॉस और प्लस साइन, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें बताना है कॉट क्या होगा। कॉट लाना है तो क्यों नहीं सबको साइन से डिवाइड ही कर दें, ठीक है। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, मान लो मैं डिवाइड ना करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा जो है ये आपके कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा के बराबर है। अच्छा इसका मतलब ये भी है कि देखो कॉस साइन के अगर हम बराबर मान लें तो क्या ये 1 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो कॉस और साइन में बराबर मान लो तो होगा क्या कि इसके जगह पर साइन रखूंगा तो ये भी 2 साइन बच जाएगा, और यहाँ साइन रख दूंगा ये भी 2 साइन, दोनों साइड सेम वैल्यू हो जा रहा है। यानी थीटा पर 45 लेके हमें चेक करना चाहिए। थीटा 45 लोगे तो ये 3 और ये साइन और माइनस कॉस भी साइन के बराबर हो जाएगा उस पर। तो ये मैं साइन लिखा हूँ, इसको 35 नहीं मानना, ये ऐसे है, और माइनस का ये भी साइन, और इसको भी मैं साइन लिख देता हूँ, और प्लस ये तो साइन है ही, तो ये 3 एस में से एक बार एस जाएगा तो 2 टाइम्स साइन, और ये भी 2 टाइम्स साइन, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा 45 रख दो आप, थीटा 45 रखो, कॉट 1 हो जाएगा। या फिर दोनों साइड आप चाहो तो डिवाइड कर सकते थे, या पहले थीटा की वैल्यू ही निकाल लेते। नेक्स्ट में 4.2 सेंटीमीटर रेडियस है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो 4/3 को ऐसे ही रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब हो गया 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो 7 तियां 21 से ये कट जाएगा, 21 दूना 42, 0.2। सबसे पहले की यूनिट डिजिट निकालोगे तो 4 दूना 8 और 8 अट्ठे 64, लास्ट में 4 आएगा, ये नहीं होगा। अच्छा और देखो चूंकि आंसर 4 से डिवाइड होगा तो ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या आंसर 8 से डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे कि 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, और दोनों ही ऑप्शन 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 को भी हटा दो। अब अगर देखो डीएस देखा, यहाँ पर ये भी ध्यान दो आप कि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, यानी कि आंसर 9 से कटेगा, और डीएस भी 9 आएगा। चेक कर लो 9 से कौन कौन कट रहा है। थर्ड ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो ये देखो 9 हटा दो, 7 दो 9 हटा दो, 8 4 12 और 2 14, नहीं कटा। इसको चेक कर लो तो ये 6 3 9 हटा दो, 4 4 8 और 1 9, ये कट रहा है, तो ऑप्शन सेकंड थर्ड जो है ये राइट आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, साथ में कमेंट भी कर देना, ठीक है। बहुत जल्द इंग्लिश के सेट का भी सॉल्यूशन आने वाला है, स्टे ट्यून करके रखना, और बाकी कमेंट करना आप किसी और चीज़ के लिए। थैंक यू। आईसीआर का वीडियो भी आएगा, उसके लिए भी स्टे ट्यून करके रखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।